हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ली, बट एग्ज़ाम जब देने जाएं तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम किस तरीके से पेपर को अटेंड करें, किस तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन रहे, क्या तरीका रहे क्वेश्चंस का आंसर करने का, इस बारे में बात करने वाले। बट इस वीडियो के अंदर मैं ओनली थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर भी इस तरीके का कोई लेक्चर बनाऊं, वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम के अंदर अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो अच्छी तैयारी तो चाहिए ही चाहिए, प्रिपरेशन तो अच्छी चाहिए ही चाहिए। इसके साथ आप वहाँ पर 3 घंटे क्या करते हैं एग्जाम में, किस तरीके से आपका पेन चलता है, किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में अगर आप इन 2 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और अच्छी तरीके से आप आंसर कर पाएंगे और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें क्या है जिसकी मैं आपको यहाँ पर बात कर रहा था। हर स्टूडेंट्स को इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो एग्जाम के अंदर पेपर को अटेंड करे, थ्योरी क्वेश्चंस का आंसर करे। सबसे फर्स्ट होता है प्रेजेंटेशन और सेकंड नंबर होता है स्टेप फॉर आंसर एनी क्वेश्चन। तो आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट नंबर मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इस तरह की नोटबुक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप अपने रोल नंबर वगैरह जो है वो फिल कर देते हैं, है ना। वहां पर तो वो एग्जामिनर जो होता है वो भी उसमें आपकी हेल्प कर सकता है, अगर आपको डाउट हो तो उससे आप पूछ सकते हैं। लेकिन जैसे आप आंसर लिखना स्टार्ट करें ना, सबसे पहले तो ऐसी एक लाइन इस साइड में अगर पहले से है तो ओके, अगर नहीं है तो आप पेंसिल की हेल्प से इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब आपको क्या करना है प्रेजेंटेशन के अंदर, सबसे फर्स्ट एक गलती हर स्टूडेंट करता है, जो उसकी हैंडराइटिंग है रियल में वो उसको फॉलो नहीं करता। वो क्या करता है, शुरू में जानबूझ के अच्छे से हैंडराइटिंग बढ़िया से लिखने की कोशिश करता है जो उसकी है नहीं, जो नॉर्मली वैसे वो लिखता नहीं है, अच्छा लिखने का, बढ़िया लिखने का, और एक ही पेज पे वो बहुत टाइम लगा देता है। और फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता जाता है और वो फिर अपने नॉर्मल हैंडराइटिंग पे आ जाता है और एंड में तो फिर और बदसूरत कर देता है। तो ऐसा नहीं करें। इससे अच्छा है जैसी आपकी हैंडराइटिंग है उसको कंटिन्यू रखें शुरू से एंड तक। जैसे आप नॉर्मली लिखते हैं वैसा ही लिखें, ना बहुत अच्छा लिखना है ना उससे बहुत खराब लिखना है। तो आपकी पूरी नोटबुक में एक जैसी हैंडराइटिंग दिखेगी, ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन हो गया। सेकंड नंबर, जैसी भी हैंडराइटिंग है आपकी, चाहे बहुत अच्छी है, चाहे एवरेज है, चाहे जैसी भी है, आप और उसको अच्छा पता कैसे कर सकते हैं, एक चीज का ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे लिख रहे हैं कॉमर्स, ठीक है, चाहे हिंदी इंग्लिश जिसमें भी, वाले गुरुजी, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट में कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं देखो हैंडराइटिंग कोई मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है। तो कोई बोले सर हम तो इस तरीके से लिखते हैं, नहीं, आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट किस तरीके से लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वे क्या करते हैं, जैसे वे लिख रहे थे, एग्जाम्पल के लिए समझना, वो लिख रहे थे फाइनेंशियल, फिर अकाउंटिंग फॉर, अब उन्होंने फॉर जो है वो मान लेते हैं कुछ गलत लिख दिया, तो अब वो क्या करते पता है, ये 4 का कर दिया। बीकॉम फर्स्ट, अब ईयर मान लेते गलत लिख दिया तो ईयर को ऐसे कर दिया, फिर वापस ईयर लिख रहे हैं, है ना। इकोनॉमिक्स, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, है ना, कुछ भी, इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम सेकेंड, अब सेकेंड गलत कर दिया तो ऐसे कर दिया, फिर ईयर, समझ रहे हैं आप। तो बार बार ऐसे ना करें, ये जो है ना ये बहुत भद्दा लगता है, ये उस लाइन की, उस पैराग्राफ की पूरी बैंड बजा देता है। तो ऐसा नहीं करें। और एग्जामिनर इसको देख के ना वो कहेगा क्या है ये, बीकॉम कर रहा है, बीबीए कर रहा है, यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम दे रहा है, स्कूलिंग में है क्या। ऐसा ना करें। तो क्या करें, आप सिंपल लिखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर। अब मान लेते हैं आपके यहां पर मिस्टेक हो गई, तो मिस्टेक हो गई ना, तो सिंपल सी एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दे बस, और कोशिश करें कि ये मिस्टेक नहीं हो। अगर हो भी गई है तो उसको रहने दो, या तो अगर आपको लग रहा है कि चल सकता है तो चलने दो उसको, है ना। मतलब उसमें आप ऐसी काटाकुटी ज़्यादा ना करें, जितनी ज़्यादा काटाकुटी होगी उतना आपका प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, देखो, जैसे इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम सेकेंड ईयर एंड इनकम टैक्स, मैं ऐसे ही कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, इनकम टैक्स फॉर बीकॉम बीबीए। अब देखो इसमें और इसमें देखो, हैंडराइटिंग ये भी अच्छी नहीं है, ये भी उतनी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन देखो कौन सा अच्छा लग रहा है।
समझ में आ गया? तो ये प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा काटा कुटी नहीं करें। कुछ गलत हो गया है ना, अगर कुछ गलत हो गया तो उसको ऐसे पूरा नहीं करें। आप समझ गए ना, आप समझदार हैं आप, ओके। इसके अलावा अगर मान लेते कोई पैराग्राफ गलत हो जाए तो उस पर सिर्फ ऐसे कर दें, मान लेते ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, बस इतना कर दें, इसको लेके पूरा यूं 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 ना करें। तो इस तरीके से कट करें, ये आपका चेक नहीं होगा, इसके नीचे आप वापस लिख सकते हैं। ये तो हो गया प्रेजेंटेशन की बात, जो मेरे को लगता है आपको 100% ध्यान रखना चाहिए, चाहे आपकी हैंडराइटिंग कैसी ही क्यों ना हो। हैंडराइटिंग को बदसूरत ये चीजें बनाती हैं, हैंडराइटिंग अच्छी होती है सबकी, ओके। क्योंकि इतने बड़े हो गए, बीकॉम में आ गए, अब क्या हैंडराइटिंग। आगे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर आंसर एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो उसके स्टेप्स होते हैं। अगर थ्योरी की बात करूं मैं मेन, तो थ्योरी के अंदर क्या करना चाहिए, मान लेते हैं जो भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अब उसका आप यहाँ आंसर कर रहे हैं ना, तो आप उसमें लिख दीजिए आंसर, ठीक है। देखो ऐसे लिख दीजिए आंसर कौन से क्वेश्चन का है ना, वो क्वेश्चन नंबर लगा दीजिए यहाँ पर। मान लेते हैं आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 10th का, तो यहाँ पर लिख दो 10, ओके। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो आंसर 10th। उसके बाद में आपको क्या करना है पता है, जैसे ही क्वेश्चन आप लिखो ना, तो सबसे पहले सीधा उसका आंसर देना स्टार्ट मत करो। मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आप दे हो सबसे पहले रेफरेंस, मतलब उसका जो आंसर दे रहे हैं ना, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, वो बताओ, है ना। जैसे कोई सेक्शन नंबर हो गया तो वो सेक्शन नंबर बता दो। अगर कोई एक्ट लग रहा है, जैसे कंपनीज एक्ट लग रहा है, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग रहा है ना, अगर कोई भी एक्ट लग रहा है, पार्टनरशिप एक्ट लग रहा है, कोई भी एक्ट लग रहा है, इनकम टैक्स एक्ट लग रहा है, कोई भी एक्ट लग रहा है, तो उसमें सेक्शन जरूर होगा, वो सेक्शन लिख दो। जैसे सेक्शन नंबर फॉर एग्जांपल के लिए 14, मान लेते हैं कंपनीज एक्ट है तो लिख दो ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, है ना, धारा 14 कंपनी अधिनियम 2013। तो ये रेफरेंस दो आप, ठीक है, ओके, इसका नंबर मिल जाता है। फिर आप यहां पर बताओ उसका कॉन्सेप्ट पूरा, कि ये जो सेक्शन है ना, ये क्या बोलता है, ये सेक्शन क्या बोलता है, वो पूरा लिख दो यहां पर। इस सेक्शन के अंदर बुक में क्या लिखा हुआ है, आपके टीचर ने आपको इस सेक्शन के बारे में क्या बताया है। अगर इसके पॉइंट्स है तो पॉइंट्स भी बना के लिख दो। जब एक बार आप ये लिख दो, ठीक है, उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो टॉपिक होता है वो होता है आपका खुद का ओपिनियन। अब जो अगर केस स्टडी है तो ये ओपिनियन बहुत काम का होता है ना। फॉर एग्जांपल ये लिए कोई आपको केस स्टडी दे दी कि ऐसा 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 हुआ, अब आप बताइए कि इस केस में क्या होगा, तो आप सबसे पहले उसका रेफरेंस दे दो, कोई भी सेक्शन दे दो, अगर है तो कंपनीज एक्ट 2013 वगैरह जो भी है एक्ट वगैरह वो लिख दो, वो रेफरेंस हो गया। अब आप बताओ इस सेक्शन के अंदर क्या है। अगर इकोनॉमिक्स का आंसर दे रहे हो तो वहां पर सेक्शन तो होगा नहीं, तो वहां पर रेफरेंस को छोड़ दो, फिर आप कॉन्सेप्ट बता दो, है ना। जैसे डिमांड एंड सप्लाई रूल जो है उसके बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप डिमांड एंड सप्लाई का आपस में क्या कनेक्शन है वो बता दो, उनका प्राइस के साथ क्या कनेक्शन है वो ऐसे पैराग्राफ में पूरा बता दो। लास्ट में फिर आप अपना ओपिनियन दो कि इस है ना, इस प्रॉब्लम के, ये क्वेश्चन जो एक तरह की प्रॉब्लम है, फिर आप यहां पर लिखो इन अबाउ प्रॉब्लम, है ना, इस समस्या के अंदर, जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको केस स्टडी दे रखी है, जो भी प्रश्न पूछा गया है, इन अबाउ प्रॉब्लम, फिर आप आगे लिख दो कि इसका ये आंसर होगा और उसका आधार है ये सेक्शन नंबर 14। वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, रेफरेंस कॉन्सेप्ट भी अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना है, ये तो आपने बुक में से उस सेक्शन को पढ़ा होगा वही लिखना है। और फिर उसका जो आप ओपिनियन दो ना, वो आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं छोटा सा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर क्वेश्चन आया यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये क्वेश्चन आ गया कि आपके वहां पर लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कैसे कहां करना होता है, उस बारे में क्वेश्चन आ गया। अब आप रेफरेंस क्या देंगे, ये तो कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, तो आप आंसर करेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आप क्या लिखेंगे, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन कौन सा लगता है आपको याद होना चाहिए, 52, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इन फॉलोइंग केसेस या सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस। अब आप नंबर वाइज लिख दो कि इनका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है इसका यूटिलाइजेशन आप कहां कहां कर सकते हो, तो ये इन फुली पेड बोनस शेयर इशू करने में जो भी ये पूरा का पूरा वहां पर लिखा होता है, इसी एक्ट के अंदर दे रखा है, सेक्शन नंबर 52 में दे रखा है, वो आपने सारे पॉइंट लिख दिए। अब इसमें तो किसी ओपिनियन की जरूरत नहीं है तो मत दो, जहां ओपिनियन की जरूरत है, समझाने की जरूरत है तो वहां समझा दो। तो
तो इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और ध्यान रखिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं शुरू में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर और क्या करना आपको, देखो इसमें क्या होता है, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, और बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। तो छोटे क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने हिसाब से लिख देना। मैं अगर बड़े क्वेश्चन की बात करूं, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, जो क्वेश्चन होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में 8 मार्क्स के हो सकते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं, 15 के भी होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स के भी होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग है। तो ये 8 से 10 या 15-20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कम से कम 3 पेज आपको भरने होते हैं। 3 पेज में इनका आंसर देना होता है, 3 पेज पे। 3 पेज का मतलब समझ गए, ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, ये 3 पेज हुए। और जब इनका आंसर करें ना आप, तो आंसर में पॉइंट्स बना के करें आप इनके, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में हमेशा पॉइंट्स आते हैं, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, है ना, ये पूछी जाती है उसके अंदर, है ना, या कोई कॉजेज पूछे जाते हैं, कोई कारण पूछ लिए जाते हैं, विशेषताएं पूछ ली जाती है ना, फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं, कार्य पूछ लिए जाते हैं। तो वहाँ पर पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने यहाँ पर 2-3 लाइनें लिख दी, उसके बाद पॉइंट लिखा, पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, फिर सेकंड पॉइंट लिखा, सेकंड पॉइंट की हेडिंग डाली, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर थर्ड पॉइंट लिखा, थर्ड पॉइंट की हेडिंग डाली, उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर फोर्थ पॉइंट लिखा, उसकी हेडिंग डाली, एक्सप्लेन कर दिया, फिर फिफ्थ पॉइंट लिखा, फिर सिक्स्थ लिखा, ऐसे 7th, 8th, 9th और 10th पॉइंट लिख दीजिए आप। 3 पेज आराम से आपके फिल हो जाएंगे। पॉइंट जो है वो पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए, जो आपके बुक में या नोटबुक में लिखे हुए, उसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज में उसको समझा सकते हैं। तो अगर ये ध्यान रखेंगे चीज़ों का, तो आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, आंसर देने का तरीका औरों से बेहतर होगा और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और इसके लिए प्रिपरेशन तो चाहिए, विदाउट प्रिपरेशन आप ये करेंगे कैसे सब, ओके। उसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। इस चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स बीकॉम बीबीए से रिलेटेड हम डालते रहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर ये सब आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि चैनल पे और वीडियोस और लेक्चर्स आते रहें, तो आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।